अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे आउटपुट देते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे कोर चीज होता है। इसके बिना प्रोग्रामिंग पॉसिबल आज के डेट में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप का तो प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है। यहां पे जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हो किसका पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का। सबसे पहले वेरिएबल को समझते क्या होता है। अ वेरिएबल इन सी is a named memory location used to store data that can change during the program execution. वेरिएबल क्या है? मेमोरी का यहां मतलब क्या हो गया? आपका प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम के अंदर एक नाम से स्पेस क्रिएट होता है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम अपने काम के लिए वैल्यूज को क्या करता है? टेम्पररी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे जितना बार चाहे उतना बार उसको चेंज भी कर सकता है। मतलब वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन होता है कहां पे? मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम अपना वैल्यू स्टोर करता है टेम्पररी। जरूरत पड़ता है निकालता है, काम करता है, जरूरत पड़ता है तो वैल्यू चेंज करके उसमें दूसरा वैल्यू भी डाल देता है। इसका जरूरत क्यों पड़ेगा? एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है या मोबाइल है, मोबाइल ओपन करो, उसमें कैलकुलेटर ऐप होगा। तुम क्या करो? कैलकुलेटर में डालो 10, फिर डालो प्लस, फिर डालो 30 और उसके बाद इक्वल्स टू पे क्लिक मत करो। मोबाइल को रख दो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा बाद अनलॉक करो, कैलकुलेटर खुला हुआ, उसके बाद इक्वल्स टू पे क्लिक करो। क्या रिजल्ट आएगा? 40 आएगा ना। अब सोचो कि 10 + 30 डाले हम और 2 घंटा बाद हमको 40 मिल गया। तो आप जो 10 + 30 डाले, ये मोबाइल कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा होगा इतना देर तक। सोचने वाला बात है, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा होगा। ये उतना 2 घंटा बाद हम आ रहे, तभी 2 घंटा छोड़ दो, 2 दिन बाद भी आओगे तो तुमको मिल जाएगा। सेम काम कंप्यूटर में भी होता है। अभी हम यहां पे एक नोटपैड खोलते हैं और यहां लिखते हैं हाय हाउ आर यू। अब इसको सेव नहीं किया ना, अब इसको हम कंप्यूटर को 2 दिन चलते छोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरा ना कंप्यूटर बंद होगा, हम बंद नहीं कर रहे, ना शट डाउन कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। 2 दिन तक मेरा अगर लैपटॉप छोड़ता है, 2 दिन बाद आएंगे तो हमको ये मिलेगा। तो हम ये जो टाइप किए नोटपैड, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे ही रन करता है, कोई भी प्रोग्राम जैसे ही रन करता है, तो आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेस क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रोसेस। ये कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो प्रोसेस जो क्रिएट होता है तो उससे होता क्या है कि 2 काम होता है। पहला कि आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है रैम के अंदर। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहां है? आपका प्रोग्राम अभी हम लोग सेव कहां करते हैं? हार्ड डिस्क में। कंपाइल किए तो a.exe कहां बना? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से कभी भी डेटा प्रोसेसर रीड नहीं कर सकता। प्रोसेसर जब भी डेटा उठाता है कहां से उठाता है? मेमोरी मतलब रैम से उठाता है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम रन कराते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या अपना सी का प्रोग्राम नोटपैड रन करा रहे, वर्ड रन करा रहे, एक्सेल रन करा रहे, पेंट रन करा रहे, कैलकुलेटर रन करा रहे, उसका सारा कोड पहले रैम के अंदर लोड होता है और रैम से फिर क्या होता है? प्रोसेसर रीड करके उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो पहले तो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन को लोड करना है प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का, उसके लिए तुमको रैम में जरूरत पड़ेगा स्पेस। प्लस अगर प्रोग्राम आपसे कोई डेटा इनपुट ले रहा है तो जब तक प्रोग्राम चल रहा है या जब तक प्रोग्राम को उस डेटा का जरूरत है तब तक उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। तो उसको भी कहां स्टोर करके रखता है? आपके प्रोसेस स्पेस, जो आपको रैम के अंदर जगह एलोकेट किया गया, उसी में वो क्या होता है? स्पेस क्रिएट होता है और वहीं पर डेटा को स्टोर करता है। तो आप अगर कैलकुलेटर खोले तो कैलकुलेटर के लिए एक स्पेस बन गया, उसका इंस्ट्रक्शन लोड हो गया सारा। प्लस जैसे 10 डाले तो 10 के लिए उसमें मेमोरी बन गया उसी प्रोसेस स्पेस में। आप 30 डाले वहीं पे बन गया और वो तब तक रैम में रहेगा जब तक कि आपका या तो प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता है। आपको यह कैलकुलेटर बंद कर दिया तो कैलकुलेटर बंद, तो उसका प्रोसेस क्लीन होगा, प्रोसेस क्लीन होगा तो उसका जो मेमोरी वो भी क्लीन हो जाएगा। मेमोरी क्लीन तो उसके अंदर जो तुम्हारा 10 30 स्टोर था वो भी क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। या फिर तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो कंप्यूटर बंद होगा तो क्या होगा? हम लोग पढ़े कि रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक मेमोरी में डेटा है। कंप्यूटर बंद, पूरा रैम क्या होता है? क्लीन होता है। दोबारा जब हम लोग कंप्यूटर चालू करेंगे तो रैम में फिर नया मेमोरी बनना शुरू होता है। तो 2 ही केस में डेटा जा सकता है, या तो तुम्हारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाए, बंद हो जाए, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाए। 2 केस में हो सकता है। तो अभी जैसे हाय हाउ आर यू लिखे हुए अभी भी देखो दिख रहा है, इतना भाषण दे दिए। ये कहां स्टोर होगा? नोटपैड इसको रैम के अंदर एक स्पेस बना के स्टोर किए हुए होगा। जब भी कोई भी प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है
कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है। प्रोसेस क्रिएट होता है तो आप दो काम होता है, एक तो हो गया आपका रैम के अंदर स्पेस क्रिएट होता है, प्लस प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन जाता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसके इंस्ट्रक्शंस को रन कराना शुरू करिए। तो प्रोसेसर क्या करता है, उसका शेड्यूलिंग करता है। ठीक है, एक यहां पे देखो मेरे पास अभी फिल्मोरा नाम का एक सॉफ्टवेयर अभी काम कर रहा है, वीडियो एडिटिंग चल रहा है बैकग्राउंड में, ओबीएस भी रन कर रहा है जो अब मेरा अभी तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा है, एक कमांड प्रॉम्प्ट रन कर रहा है, दो तो तुम्हारा नोटपैड रन कर रहा है, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, इसका 50 तो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो प्रोसेसर को तो सबको टाइम देना पड़ता है, तो वो शेड्यूलिंग करता है कि तुम्हारा वाला सॉफ्टवेयर का काम कब करना और कैसे करना है। तो सारा कुछ प्रोसेस क्रिएट होता है। इसको हम दिखाते हैं कि एग्जांपल से। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखना था, आप क्या करिए, टास्क बार पर राइट क्लिक करिए और टास्क मैनेजर में चले जाइए। कहां चले जाइए, टास्क मैनेजर। टास्क बार पर राइट क्लिक करिए, फिर से दिखाते हैं, यहां पे राइट क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे, टास्क मैनेजर। जैसे ही टास्क मैनेजर में जाएंगे तो देखो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब ये देखो बता रहा है कितना सारा प्रोसेस तुम्हारा रन करे, इतना सारा प्रोसेस क्रिएट है जो अभी रन कर रहा है, कौन प्रोसेस कितना प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है, कितना परसेंट, कितना रैम का यूज कर रहा है, यहां पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं। अभी हम लोग खोलते हैं एक्सेल। जैसे ही एक्सेल खोलेंगे देख रहा है यहां पे प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा एक्सेल का। देखो क्रिएट हुआ, और ये कितना में एमबी ले रहा है अभी, 44 एमबी। कितना लिया है, तो अभी तो हम लोग उसको स्टार्ट ही किए, 44 एमबी ले लिया। अभी कोई सीट बनाओ, सीट जब बनाए देखो 46 हो गया। इसमें कोई फाइल को ओपन करो, कितना हो गया, 75। मेमोरी बढ़ रहा है ना। जैसी फाइल खोले तो वो हार्ड डिस्क से सारा डेटा उठाकर रैम में ले आया, मेमोरी बनाया वहां स्टोर किया। मतलब तुम्हारा प्रोग्राम जो भी डेटा को स्टोर कर रहा है कहां कर रहा है, रैम के अंदर कर रहा है, कहां कर रहा है। और अभी जैसे ही एक्सेल को बंद करेंगे उसका मेमोरी क्लीन हो जाएगा। देखना यहां देखो प्रोसेस से गायब हो गया, मेमोरी खाली हो गया। तो जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो उस प्रोग्राम के लिए क्या होता है, उस प्रोग्राम के लिए रैम के अंदर एक स्पेस एलोकेट होता है। और अब जब स्पेस एलोकेट होता है तो उसमें उसका इंस्ट्रक्शन लोड होता है, प्लस अगर आपके प्रोग्राम को जरूरत है कोई डेटा स्टोर करने का तो वो वहां पे अलग से स्पेस बना सकता है और उसमें डेटा रख सकता है। और जो स्पेस बनाता है उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, मेमोरी के अंदर एक नाम से लोकेशन होता है जहां पे आप वैल्यू को स्टोर, आपका प्रोग्राम, आप नहीं, आपका प्रोग्राम अगर उसमें कोई डेटा का जरूरत पड़ रहा है तो उसमें वो डेटा, जैसे हम लोग क्या किए थे, नेम है, ये सब तो डायरेक्ट डाले थे ना। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको पहले रैम में स्टोर करेंगे तब प्रिंट करेंगे। तो रैम में स्टोर करने के लिए पहले जगह बनाना पड़ेगा, तो वही चीज है। और वेरिएबल का नाम वेरिएबल क्यों पड़ा, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल वर्ड आया वैरी से, वैरी मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है, उससे क्या वर्ड आया है, वेरिएबल। तो इसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एक बार प्रोग्राम बनाए, उसमें कोई वैल्यू डाले, उसका यूज किया, बाद में हमको लगा कि नहीं अब इसमें दूसरा वैल्यू डालना है तो दोबारा वैल्यू डाल सकते हैं, तीसरा वैल्यू, जितना बार चाहे उतना बार वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड व्हाइल प्रोग्राम रन। एक तरह का कंटेनर, कंटेनर मतलब जगह, रखने वाला जगह की तरह काम करता है, जो डेटा को रखेगा और जरूरत पड़ने पे उसमें से वैल्यू निकाला जा सकता है, उसमें वैल्यू डाला जा सकता है, उसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। क्या जरूरत होता है वेरिएबल का, तो पहला होता है स्टोर डेटा टेम्पररली, प्रोग्राम को अगर जरूरत है तो डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके अपने अंदर रखता है। रीयूजेबिलिटी, एक बार डेटा डाल दिए उसको बहुत जगह यूज कर रहे हैं हम लोग। रीडेबल कोड, पहले जब वेरिएबल यूज नहीं होता था तो वहां पे क्या होता था, डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस के थ्रू काम होता था, तो उसका कोड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उसके जगह पे अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया, जब हम बोले असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था तो वहां पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेमोरी में उस समय डेटा स्टोर होता था, लेकिन आपको पहले पूरा मेमोरी में डेटा स्टोर करना, उसका एड्रेस ध्यान में रखना, सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, बहुत वेरिएबल का एड्रेस की जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ नाम याद रखते हैं, तो एड्रेस की जगह नाम याद रखना ज्यादा आसान है, तो इससे कोड रीडेबल हो जाता है। डायनेमिक ऑपरेशन, वेरिएबल मेक इट पॉसिबल फ्रॉम कैलकुलेशन स्टोर रिजल्ट एंड मैनिपुलेट डेटा। वेरिएबल के थ्रू आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारा काम रन टाइम में कर सकते हैं। और लास्ट क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ प्रोग्राम टू वर्क विद यूजर इनपुट नॉट जस्ट फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल है तो हम लोग उसमें यूजर इनपुट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि हम प्रोग्राम में पहले से डेटा लिख के नहीं रखेंगे, वो जब प्रोग्राम रन करेगा हमसे वैल्यू लेगा और उस पर फिर वो काम करेगा। ये सब वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और वेरिएबल में क्या क्या हम लोग को देखना है। अब टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी, ये अभी थ्योरेटिकल है, अभी इसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन अलग अलग तरह का वेरिएबल बन सकता है। इसमें लोकल वेरिएबल होता है,
ग्लोबल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, रजिस्टर वेरिएबल होता है। ये टाइप ऑफ वेरिएबल फिलहाल फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अभी हम लोग एकदम बिगिनिंग स्टेज में है, तो हम लोग को फिलहाल अभी लोकल वेरिएबल यूज करेंगे। क्या करेंगे? लोकल वेरिएबल। बाकी वेरिएबल भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे कुछ समय के बाद, जब फंक्शंस वगैरह बनाना सीख लेंगे तब। फिलहाल अभी हम लोग लोकल वेरिएबल यूज करेंगे। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन के अंदर, जैसे मेन के अंदर या और कोई हम लोग फंक्शन बनाते हैं, तो किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। तभी हम लोग लोकल पढ़ेंगे। बाकी ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर, इसका बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब वेरिएबल के साथ हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? तो वेरिएबल को सबसे पहले बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को 4 वैल्यू को स्टोर करना पड़ सकता है, तो आपको 4 जगह बनाना पड़ेगा पहले। और जो वेरिएबल बनाने का 4 जगह जो बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? डिक्लेरेशन। स्पेसिफाई द डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है कि किस डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के बारे में जस्ट आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो पहले वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है? डेटा टाइप। और उसके बाद क्या बताना पड़ता है? वेरिएबल का नाम। ठीक है। फिर उसमें जो वैल्यू डाला जाता है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। नहीं, हम चाहते हैं देखो इसमें सिर्फ वेरिएबल बनेगा, वैल्यू जाएगा नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं, वेरिएबल बनते के साथ वैल्यू चला जाए। वेरिएबल बनते के साथ वैल्यू, वेरिएबल बने और तुरंत उसमें कोई वैल्यू चला जाए, तो हम लोग इसको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। असाइन अ वैल्यू व्हाइल डिक्लेयरिंग, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जहां पे हमारा क्या होगा? डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, साथ ही साथ वैल्यू डाल दिए। और दूसरा होता है असाइनमेंट के, नहीं हम डिक्लेरेशन किए बाद में वैल्यू डालेंगे। तो डिक्लेयर करते समय जो वैल्यू डाले उसको इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। सिर्फ वेरिएबल बनाए उसको डिक्लेरेशन बोलेंगे। अब वेरिएबल बनाने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद जब वैल्यू डालते हैं कि वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है? असाइनमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? असाइनमेंट। और एक्सेसिंग का मतलब होता है जब वैल्यू, वेरिएबल का हम उपयोग करेंगे कहीं पे वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, चाहे उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं या किसी कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसिंग। तो 4 काम होता है वेरिएबल का। वेरिएबल को या तो डिक्लेयर किया जा सकता है या तो इनिशियलाइज किया जा सकता है। डिक्लेयर में सिर्फ मेमोरी बनेगा, बनते के साथ डेटा नहीं जाएगा, बाद में उसको असाइन करना पड़ेगा। और एक होता है इनिशियलाइजेशन, जहां वेरिएबल बनता भी है साथ ही साथ इनिशियल वैल्यू उसमें स्टोर हो जाता है। तो अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो बाद में असाइन करना पड़ेगा, और अगर इनिशियलाइजेशन किया तो ठीक है, साथ ही साथ काम हो गया। अब वेरिएबल का वैल्यू निकाल के अपने प्रोग्राम में किसी काम में यूज करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सेसिंग बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल बनाते समय हमको यहां पे दिख रहा है 2 चीज। वेरिएबल बनाते समय या इनिशियलाइज करते समय कम से कम 2 चीज का जरूरत पड़ता है। एक होता है डेटा टाइप और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का जो नाम है वो नाम को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या? आइडेंटिफायर। हम बोले थे ना कि जो हम लोग कोई भी चीज आगे जाके बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? टोकन जब पढ़े तो बताए थे आइडेंटिफायर होता है। नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ पॉइंटर, ये सब क्या बोलते हैं? नेम ऑफ स्ट्रक्चर, इनोमिनेटर, ये सब क्या होता है तुम्हारा? आइडेंटिफायर होता है। तो आइडेंटिफायर तो आपको चूज करना पड़ता है, क्या नाम देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत कुछ रूल है उसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कौन से वेरिएबल में कैसा डेटा स्टोर करना, कौन सा लिटरल स्टोर करना, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना, उसके हिसाब से डेटा टाइप को क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। और डेटा टाइप इन सी specify the type of data a variable can hold and determine the size of memory to be allocated and the operation that can be performed on it। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग मेमोरी बना रहे हैं तो मेमोरी बनाने के लिए भी कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मेमोरी बनाते समय नाम आप देंगे, उसी नाम से उसको पहचाना जाएगा। पहचाना जाएगा मतलब क्या हुआ कि उसी नाम का उपयोग करके आप उसमें डेटा डाल सकते हैं, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा टाइप 3 काम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वो ये बताता है कि इसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, कौन सा लिटरल जाएगा। लिटरल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन और स्ट्रिंग। तो डेटा टाइप से ही पता चलता है कि उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा। दूसरा, कि जो मेमोरी बनेगा डेटा टाइप से ही डिसाइड होता है कितना बड़ा मेमोरी बनेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग साइज का मेमोरी का जरूरत पड़ता है। सारा डेटा एक साइज का नहीं होता है, तो अलग अलग सवाल का एक सिंगल लेटर स्टोर करे कैरेक्टर, तो उसका वो 1 बाइट लेता है। लेकिन हम इंटीजर डालेंगे तो उसको 4 बाइट चाहिए, हम डबल डालेंगे तो उसको 8 बाइट चाहिए, हम बुलियन चेक डालेंगे तो उसको 1 बाइट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या है कि अलग अलग टाइप के लिटरल को अलग अलग साइज का मेमोरी चाहिए स्टोर होने के लिए। तो डेटा टाइप ये भी बताता है कि ये अगर ये डेटा टाइप यूज करे तो इतना बड़ा मेमोरी बनेगा, ये डेटा टाइप यूज करे तो इतना बड़ा मेमोरी बनेगा, ये डेटा टाइप यूज करेंगे तो इतना बड़ा मेमोरी बनेगा। तो साइज भी बताता है। और तीसरा, ऑपरेशंस, कौन सा डेटा टाइप यूज किया गया है किसी वेरिएबल के लिए, तो उस वेरिएबल के साथ क्या किया जा सकता है। जैसे मालूम ले दिए कैर, तो कैर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, डिवीजन नहीं हो सकता है। हम इंटीजर दे दिए तो एडिशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों हो सकता है। स्ट्रिंग के साथ क्या हो सकता है? सिर्फ उसके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो ये भी बताता है कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज किए तो उस वैल्यू के साथ क्या काम हो सकता है और क्या काम नहीं हो सकता। तो ये 3 काम के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं। और देखो जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा सी के लिए भी है, सी प्लस प्लस के लिए भी है, जावा के लिए भी है, सी शार्प के लिए भी है, पाइथन के लिए भी है। हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझ में आ रहा है? हर जगह यही चीज है, हर जगह वेरिएबल का काम यही है, हर जगह डेटा टाइप का काम यही है। डेटा टाइप हर जगह ये बताता है कि आपका डेटा टाइप क्या बताएगा, पहला कि वो किस टाइप का डेटा रखेगा, दूसरा क्या बताएगा कितना बड़ा मेमोरी बनाएगा, और तीसरा बताएगा कि उसके साथ क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता है। ये तुम्हारा डेटा टाइप का अलग अलग काम है। नीड क्या है, मेमोरी एलोकेशन। पहले ये डेटा टाइप ये बताता है द कंपाइलर नो हाउ मेनी बाइट टू रिजर्व फॉर द वेरिएबल। डेटा टाइप के हिसाब से कंपाइलर समझता है कि हमको कितना बड़ा मेमोरी बनाना है। दूसरा डेटा रिप्रेजेंटेशन, डिफाइन वेदर डेटा इज न्यूमेरिक, कैरेक्टर या डेसिमल। डेटा टाइप के हिसाब से ही पता चलता है कि वो जो मेमोरी बना है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा, कैरेक्टर डेटा जाएगा, कि पॉइंट वाला डेटा जाएगा, कि स्ट्रिंग डेटा जाएगा। तीसरा टाइप सेफ्टी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डेटा, जैसे एडिंग एन इंटीजर टू द कैरेक्टर डायरेक्टली, क्योंकि अगर मान लो हम बताए ना कि यहां पे बताता है कि उसके साथ क्या काम हो सकता है, तो न्यूमेरिकल जो डेटा टाइप है अभी आगे बताएंगे उसके साथ कैलकुलेशन हो सकता है, कैरेक्टर के साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो ये उससे भी बचाता है कि अगर हम लोग गलती से भी एक कैरेक्टर को हम इंटीजर के साथ ऐड करने की कोशिश करें तो ऐड नहीं होगा। तो टाइप सेफ्टी बताता है। और एफिशिएंट ऑपरेशन है, डिफरेंट डेटा टाइप अलाउ ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। अलग अलग डेटा टाइप यूज करने से फायदा ये होता है कि मान लो ठीक है तुमको कैरेक्टर स्टोर करना है, अब मान लो इंटीजर को 4 बाइट चाहिए तो एक ही डेटा टाइप रहता तो सबके लिए 4 बाइट बनाता, अब कैरेक्टर को एक ही बाइट चाहिए, लेकिन अब मजबूरी में तुम क्या कर रहे हो 4 बाइट वाला मेमोरी बना रहे हो, तो 3 बाइट तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ता है कि जितना हमको मेमोरी का जरूरत है उतना ही उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो रैम को बचाया जा सकता है, कम से कम मेमोरी में काम किया जा सकता है। अब सी का डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में बांटा गया। यहां डेटा टाइप का 3 कैटेगरी है। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है डिराइव, और तीसरा क्या होता है यूजर डिफाइन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको बोलते हैं। दीज आर फंडामेंटल टाइप बिल्ट इनटू सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको बना बनाया डेटा टाइप देता है, जो सी के साथ आता है, उसको क्या बोलते हैं प्रिमिटिव। मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बिल्ट इन, जिसमें आता है आईएनटी, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड। आईएनटी जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। कोई इंटीजर मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर अगर स्टोर करना तो हम लोग के अनुसार यूज करेंगे इंटीजर। और वो मेमोरी में कितना साइज लेता है 2 या 4 बाइट। अगर आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या उससे कम बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, तो 2 बाइट लेगा। 32 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 बाइट लेगा। फ्लोट, अगर आपको छोटा पॉइंट वाला नंबर रखना, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल वैल्यू रखना, तो उसके लिए क्या होता है फ्लोट रखते हैं, सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं। तो पॉइंट वाला नंबर रखने के लिए अगर नॉर्मल छोटा मोटा नंबर है तो हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं जो 4 बाइट लेता है, और बहुत बड़ा नंबर है डबल प्रिसीजन बोलते हैं उसको, तो वो 8 बाइट लेता है। क्या लेता है 8 बाइट। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना तो हम लोग किसका यूज करते हैं कैर का, कैरेक्टर लिटरल को स्टोर करने के लिए। अब वाइड का मतलब होता है नथिंग। क्या होता है नथिंग। तो वॉइड का यूज वेरिएबल बनाने में नहीं होता, वॉइड का यूज होता है आगे फंक्शन बनाने में। किसमें यूज होगा फंक्शन। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास 4 ही डेटा टाइप है प्रिमिटिव में, इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटीजर लिटरल है तो उसके लिए इंट यूज करेंगे, अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है तो उसके लिए फ्लोट या डबल यूज करेंगे, अगर आपके पास कैरेक्टर लिटरल है तो कैर। अब बोलोगे सर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए अलग काम होगा, बताएंगे। अगला क्या है, उसका कुछ एक और भी है, कुछ वेरिएंट भी होता है, जैसे कैर, अनसाइंड कैर, आईएनटी, अनसाइंड आईएनटी, लॉन्ग, आईएनटी, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। अभी थोड़ा एडवांस में क्या गया, अगर 32 बिट सिस्टम यूज करे ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ में कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है। वो शुरुआती दौर में डेटा टाइप आया था, लेकिन जैसे सी तो बहुत पुराना लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी हुआ। जैसे जैसे तुम्हारा कंप्यूटर का पावर बढ़ा, आर्किटेक्चर बढ़ा, अभी तो 64 बिट चल रहा है लेकिन 32 बिट आया तो उसमें डेटा टाइप बढ़ गया। जैसे कैर है तो कैर 1 बाइट लेता है और उसमें रेंज क्या है -128 से लेकर +127, ये रेंज है जितना बड़ा डेटा वो रख सकता है। एक होता अनसाइंड कैर, उसमें क्या होता है, उसमें माइनस में डेटा नहीं जाता, तो उसमें 0 से लेकर 255 हो जाएगा। देखो साइंड और अनसाइंड में क्या हो गया, अनसाइंड जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, असाइंड जो है वो क्या करेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टोर कर सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जो आपको लग रहा है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो वहां हम लोग साइंड वाला यूज करेंगे। और जहां आपको पता है कि हमेशा डेटा मेरा पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं हो सकता, वहां किसका यूज करते हैं अनसाइंड। अनसाइंड करने से क्या होता है, सीधा सीधी डबल हो जाता है उसका कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि उसको माइनस में नहीं रखना पड़ता, सारा का सारा कहां जाता है प्लस में। तो जिससे इसमें मान लो -128 से +127 था तो टोटल जोड़ोगे तो 255 नंबर ही रख पा रहा हूं। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर हम अनसाइंड कैरी यूज करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा 0 से लेकर 255 हो जाएगा।
उस तरह से आईएनटी और अनसाइड आईएनटी, आईएनटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकता है, तो -32 से लेकर +32 दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 65,000 हो जाएगा, 0 से लेकर 65,000। तो यहाँ पे कुछ उसका अलग से वेरिएंट भी दिया गया है, तो यहाँ देखो सबका अलग अलग साइज दिया गया है, जब जब जैसा जरूरत पड़ेगा वो हम आगे बताएंगे। फ्लोट यूज करेंगे तो 6 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो सकता है मैक्सिमम। अगर डबल यूज करते हैं तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक हो सकता है, और अगर लॉन्ग डबल यूज करते हैं तो पॉइंट के बाद कितना हो सकता है 19। कितना बड़ा तुम्हारा डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। आईएनटी है 2 बाइट, और अगर लॉन्ग आईएनटी है तो कितना हो गया 4 बाइट। तो कितना बड़ा मेमोरी बनाना, कितना बड़ा आपको रेंज चाहिए। अब देखो मान लो यहाँ पे आईएनटी था तो ये 65,000 तक जा रहा है 2 बाइट वाला, लेकिन जैसे 4 बाइट वाला में आ रहे हैं तो देखो कितना जा रहा है 2 अरब तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इंडिया का पॉपुलेशन स्टोर करने बोले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग आईएनटी यूज करना पड़ेगा। आईएनटी में स्टोर नहीं हो पाएगा, तो 65,000 तक ही स्टोर कर पाएगा ना, जैसे 65,000 से 66,000 होगा वो स्टोर नहीं कर पाएगा। ये कुछ डेटा टाइप दिया गया, लेकिन ये भी किसमें प्रिमिटिव में भी आता है, ये भी किसमें आता है प्रिमिटिव में। अब बात करते हैं डिराइव डेटा टाइप। इसमें डिराइव किसको बोलते हैं, ऐसा डेटा टाइप जो किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप का उपयोग करके बनाया जाता है। जो पहले से प्रिमिटिव दिया गया उसका उपयोग करके जो डेटा टाइप बनाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, डिराइव डेटा टाइप। जैसे एरे आप हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर, फंक्शन, ये सब जो हम लोग बनाते हैं तो वो भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, लेकिन वो किसमें आता है डिराइव, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग को या तो आईएनटी या तो कैर या तो फ्लोट, समझ रहा है, या तो डबल, उसका यूज करना पड़ता है। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का उपयोग करके प्रोग्रामर खुद से डेटा टाइप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप किससे डिराइव रहता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, मतलब प्रिमिटिव का उपयोग करके डिराइव डेटा टाइप बनाया जाता है। उसमें एरे, पॉइंटर, फंक्शन आया। और तीसरा क्या होता है, तुम अपना कोई डेटा टाइप बनाना चाहते हो, जो डेटा टाइप है उसी का उपयोग करके अपना कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और उसको इसके लिए क्या होता है, टाइप डेफ यूज होता है, इनम यूज होता है, स्ट्रक्ट होता है, यूनियन होता है। तो आप यूनियन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनोमरेटर बना रहे हैं, या टाइप डेफ के थ्रू नया पुराना डेटा टाइप को यूज करें कोई नया डेटा टाइप बना रहे हैं, तो जो आप खुद से डेटा टाइप बनाते हैं अलग अलग तरीका से उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये 3 कैटेगरी का डेटा टाइप होता है। बाकी वेरिएबल हम लोग अभी क्या देखें, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, बाकी वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे डालते हैं, डेटा कैसे निकालते हैं, वो हम लोग अगले टॉपिक में देखें। ठीक है।